Hello friends, today we are going to discuss UPSC previous year's question paper. This question paper is 2015. Okay, so this is General Study Paper 1 2015. सो फ्रेंड्स ये यूपीएससी का पेपर है 2015 का, आप देख सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। तो चलिए हम इसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ए ऑप्शन गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए। बी ऑप्शन पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए। सी ऑप्शन देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए। या फिर उत्पादक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या सही है? इनमें से पहला सेंटेंस है, इसने केंद्रीय वित्तीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसमें करेक्ट है। इसने केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ा करके 42% कर दिया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। हाल ही में समाचारों में आई फोर्टलेजा उद्घोषणा यानी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसके मामले से संबंधित है? ऑप्शन है एशियान, ब्रिक्स, OECD, WTO। तो फोर्टलेजा डिक्लेरेशन यहाँ हमारा ब्रिक्स से संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। किसी देश की कर यानी टैक्स से GDP के अनुपात में क्या कमी सूचित करती है? किसी देश की टैक्स, कर का मतलब यहाँ पे टैक्स है, टैक्स से GDP के अनुपात में क्या कमी सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। और तो यहाँ दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहला आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, दूसरा राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ए ऑप्शन राइट। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न क्यों नहीं होता है, ठीक है, और नहीं उत्पन्न होता है तो इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन है समुद्री पृष्ठ के तापमान निम्न होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र बिरले ही होते हैं। सी ऑप्शन है कोरियोलिसिस बल अत्यधिक दुर्बल होता है। डी ऑप्शन है उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती। तो इसका राइट आंसर है बी, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारीय क्षेत्र विरले ही पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। यहाँ पे हमारा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में पूछ रहा है कि इंडिया का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। इसको आप मैप से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों में समाज के कल्याण की बात कही गई है और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो या समझ में ना आए कोई शब्द, तो आप दोनों भाषाओं में इसको देख सकते हैं और इसको आप ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम वगैरह में अगर आप किसी भी शब्द पे अटक जाते हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन भी क्वेश्चन नंबर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ समझ में नहीं आया आपको, तो इंग्लिश में जाके क्वेश्चन नंबर 8 को देख के आप उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, 8 मूल उद्योगों के सूचांक में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है। यानी यहाँ पे पूछ रहा है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है या सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है। ए ऑप्शन कोयला उत्पादन, दूसरा विद्युत उत्पादन, तीसरा उर्वरक उत्पादन, चौथा इस्पात उत्पादन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस विद्युत उत्पादन को दिया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क अनूठा है कि वह एक प्लावमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है भीतरकणिका नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये हमारा हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? ठीक है, राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान भारत या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 10 नंबर क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था है। दूसरा, NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। यहाँ पे पूछ रहा है NIF है क्या? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरक के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? मतलब किस कृषि में जो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं उनका अत्यधिक उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? स्टेटमेंट यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी हुई है। पहला पढ़ते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रत्युवर्धन हो सकता है। दूसरा, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा, भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निक्षालन यानी लिंचिंग हो सकता है। तो मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और ग्राउंड वाटर में लिंचिंग हो सकता है। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही है और पहला रॉन्ग है। दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN फुल फॉर्म इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन
एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा यानी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है यहाँ पे पूछ रहा है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है यानी UN का एक अंग है तथा CITES सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। ये तो रॉन्ग हो गया पहला स्टेटमेंट। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, ये सही है। तीसरा, CITES उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए, लेकिन यह कन्वर्जन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, तो स्थान नहीं लेता है तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। तीसरा रॉन्ग है, तीसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा, पहला भी रॉन्ग हो जाएगा, इसमें करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, तो हमारा ऑप्शन हमारा दूसरा पहला रॉन्ग है और दूसरा पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद जो कीमत होती है उसको कौन अनुमोदित करता है? पहला, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, दूसरा कृषि लागत और कीमत आयोग, सी ऑप्शन कृषि मंत्रालय का विपणन और निरीक्षण निदेशालय, डी ऑप्शन कृषि उत्पादन विपणन समिति। ठीक है, तो इसमें गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर, विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वविमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वविमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? किससे होती है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमने के कारण, 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, जल की लवणता में अंतर, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला का होना, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन साइड में दिया है तीर्थ स्थान और दूसरे साइड में यहाँ पे अवस्थित है, यानी कौन सा तीर्थ स्थान कहाँ पे स्थित है उसको मैच किया हुआ है, वो मैच कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है आपको बताना है और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, श्रीशैलम कहाँ पे स्थित है? नलमला पहाड़ियाँ। ठीक, दूसरा ओमकारेश्वर सतमाला पहाड़ी, पुष्कर महादेव पहाड़ी, इसमें से पहला ही सही है, श्रीशैलम नलमला पहाड़ियों पर स्थित है, तो पहला ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ही मैच सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, रॉयलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉयलेट सत्याग्रह के
संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रॉयलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रॉयलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। उसके बाद साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में हुए प्रदर्शन रॉयलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। ठीक है, इनमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो हमारा ऑप्शन बी यानी पहला दूसरा राइट है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 हाल निम्नलिखित में से किसका इबोला विषाणुओं के प्रकोप के कारण हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ? पहला सीरिया और जॉर्डन, दूसरा गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी, जमैका, हैती और सूरीनाम। सभी साउथ अफ्रीकन स्टेट्स के यहाँ पे शहरों के नाम दिए हुए हैं। इसमें हमारा चर्चे में था गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानपत्र के रूप में किया जाता है। तीसरा, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है। दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 19 क्वेश्चन नंबर। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डैयूकोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तीसरा, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भारत के पूरे समुद्र तट पे तो नहीं पाया जाता है, इसलिए पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का या के आर्थिक आलोचक थे? पहला, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। तो ये तीनों ही उपनिवेशवाद के आलोचक थे। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? एशिया विकास बैंक, यूरोपियन पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या फिर यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक, या फिर विश्व बैंक? हमारा आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन बड़ा रहता है ना तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? पहला, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे। तीसरा, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। डी ऑप्शन, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा सही है? हमेशा नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप इसको तैयार जरूर करें। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्षण युक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया है। दूसरा, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? किसके अधीन किया जाता है? राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति के द्वारा। ऑप्शन हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? 25 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? गंगा की डॉल्फिन। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन बताने हैं। तो इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन और उसके आंसर बता दिए आपको। अब आप अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Thank you so much for watching my video.